हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आगे छठ पूजा भी है। उस छठ पूजा की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का चर्चा है आचार संहिता, और बिहार में आचार संहिता अभी लागू है। आज डेट है 26 अक्टूबर 2025 है आज। और देखा जाए तो अभी बिहार में आचार संहिता का दौर चल रहा है, यानी कि आचार संहिता लागू है। तो यह चर्चा करते हैं कि आचार संहिता क्यों लागू होता है और इसे क्यों लागू किया जाता है और यह कब लागू होता है और इसको लागू कौन करते हैं, और आचार संहिता को लागू होने से मानवीय जीवन पे और हमारे जो आम व्यवहारिक जीवन है उस पर क्या प्रभाव डालता है, इस पे हम चर्चा करेंगे आज। यह मुख्य चर्चा का विषय है। जैसा कि जानते हैं कि विगत 2-3 महीनों में बिहार में एक SIR चल रहा था, जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसे कराया जा रहा था, जो बिहार में कई उथल पुथल के साथ यह संपन्न हुआ। और देखा जाए तो इसका जो गठन है, यानी कि आचार संहिता का जो बिहार में लागू हुआ, वह दिनांक था 6 अक्टूबर 2025। उस दिन स्वयं मुख्य निर्वाचन आयोग ने यह घोषणा की कि बिहार में निर्वाचन का कार्य होना है और 2 चरण में बिहार का निर्वाचन होगा, जिसमें पहला चरण 6 नवंबर को है और दूसरा चरण 11 नवंबर को है, और 14 नवंबर को इनकी गिनती होगी और उस गिनती का परिणाम आएगा। तो मूल रूप से देखा जाए तो आचार संहिता को जो लागू करने वाले होते हैं, जिनके पास पावर होता है, वह भारतीय संविधान के अंतर्गत ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, परंतु जो हमारे संविधान के भाग 15 में जो अधिकार दिया गया है निर्वाचन आयोग को, वह अधिकृत होते हैं कि आचार संहिता को लागू करें। और यह आचार संहिता भारतीय संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 के तहत भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग अपने स्थिति परिस्थिति को देखते हुए निर्वाचन से पहले, ऐसे व्यवहार में देखा जाए तो 2 महीने 3 महीने पहले लगते हैं, लेकिन बिहार में इस बार जो आचार संहिता है बहुत कम समय के लिए लागू हुआ, यानी कि 6 अक्टूबर को यह लागू हुआ, और यह जब तक गिनती होगी और पहले अंतरिम सरकार का गठन होगा तब तक यह बना रहेगा। यानी कि देखा जाए तो जिस दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ होगी और सत्ता में आएंगे, उस दिन तक आचार संहिता लागू रहेगा और सरकार मंत्रिमंडल के निर्माण होते ही यह आचार संहिता भंग हो जाएगा। अब इस दौरान यह आचार संहिता लागू क्यों किया जाता है? एक प्रश्न ये आता है कि अगर देखा जाए तो आचार संहिता को लागू करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि राजनीतिक दल जो इस चुनाव में भाग लेते हैं और चुनावी प्रक्रिया में जो जनता को मालिक कहा जाता है लोकतंत्र में, और भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और बिहार भी उसमें अहम है। तो उसमें जनता और सरकार के बीच अभी सरकार की शक्ति ख़त्म है। अभी सरकार के पास कोई भी क्रियाकलाप करने की
कोई भी शक्ति नहीं है, अभी शक्ति छिन्न हो चुकी है, क्योंकि अब आचार संहिता लागू हो चुका है। और इस अवधि में जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, और तब तक बने रहेंगे जब तक कोई नए मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले लेते हैं। तो अभी मुख्यमंत्री पद पर श्री नीतीश कुमार बने हुए हैं और बिहार में चुनावी प्रक्रिया वर्तमान समय में जारी है। और इस चुनावी प्रक्रिया में आचार संहिता में राजनीतिक दलों को एक दायरा तैयार किया गया है कि आप उस दायरे के अंतर्गत ही आप अपनी चुनावी प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अगर उस दायरे से बाहर जाकर के आप चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे तो आचार संहिता का उल्लंघन अगर होता है तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यह राजनीतिक दल, व्यक्ति, आम जनता को भी यह आचार संहिता का पालन करना होता है। यह आचार संहिता हमारे व्यवहार को एक तरह से नियंत्रित करता है। जैसे कि राजनीतिक दल जब अपने प्रचार प्रसार के दौरान किसी पे ऊपर धार्मिक रूप से या धार्मिकता का दे करके आप उनसे उनके भावनाओं को अपने पक्ष में नहीं कर सकते हैं। यह एक आचार संहिता का मुख्य बिंदु होता है। और देखा जाए तो जो लोकतंत्र में एक मुख्य मुद्दा विरोधी दल का माना जाता है, तो विरोधी दलों के प्रति एक व्यवहार सम्मानजनक होनी चाहिए। यानी कि आप विरोधियों के प्रति भी अपना व्यवहार क्या रखेंगे, नियंत्रित बनाए रखेंगे, और किसी उम्मीदवार या दल की झूठी निंदा नहीं की जाएगी। और देखा जाए तो जो कोई भी व्यक्ति इस चुनाव में खड़े हुए हैं या अपना नामांकन दाखिल किए हैं तो उसका निंदा करना आचार संहिता के उल्लंघन माना जाता है। और आचार संहिता का एक और बहुत बड़ा यह मुद्दा है कि जनता को पैसे देना या किसी भी प्रकार के प्रलोभन देना, यह भी आचार संहिता के अंतर्गत आता है। अब देखा जाए तो जब आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो यह राजनीतिक दलों या किसी भी पार्टी को यह कार्य करने के लिए मतलब कि उसको एक संतुलन बनाए रखता है। और देखेंगे कि जब राजनीतिक पार्टी अपने प्रचार प्रसार करते हैं तो वो अपने उस प्रचार प्रसार के दौरान जहाँ कहीं सभा करेंगे तो उसको पहले उसके स्थानीय जो प्रशासनिक निकाय है, जो प्रशासन है, उसको उनसे अनुमति की आवश्यकता होती है और उस सभा को उसमें शांति बनाए रखने की आवश्यकता होती है। और उस सभा में जो वो सभा करने जा रहे हैं उसमें कोई भी विरोधी उसका विरोध नहीं करेंगे। यानी कि अभी अगर आरजेडी हो या जेडीयू हो, ये दो पार्टी अगर अपने अपने सभा करते हैं तो ये दोनों प्रत्यक्ष रूप से उसका विरोध करना उचित नहीं है। यह आचार संहिता का यह नियम होता है। ये सारी चीज़ें हैं। और आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य है कि प्रचार प्रसार करने के जो स्थल होते हैं उसका निर्धारण करना। जैसे कि अगर जहाँ हम प्रचार प्रसार करने जाए, जैसे धार्मिक स्थल पे जा कर के करना, या आचार संहिता के अंतर्गत आता है। जैसे मस्जिद पे जा कर के, आप किसी मंदिर पे जा कर के, या किसी गिरजाघर पे जाके, ऐसा जिसे किसी संप्रदाय से जुड़े होते हैं और उनसे वहाँ पर जा कर के जनता से मिलना और उनसे अपने पक्ष में मत लेना या मत करवाना, यह आचार संहिता का उल्लंघन है। जैसे किसी भी तरीके से, मैंने भी पहले बताया, मतदाताओं को पैसे का प्रलोभन दे करके, शराब दे करके, कपड़े या किसी भी अन्य प्रकार के लाभ पहुंचाकर आप उनकी मत को अपने पक्ष में करना, यह एक समस्या होती है। अब पोस्टर, बैनर और निजी संपत्ति के मालिक से अनुमति की आवश्यकता होती है। अगर आप मान के चलिए
कहीं पे पोस्टर और बैनर आप लगा रहे हैं तो उनके लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। अब जब मतदान का समय होता है तो उस मतदान के समय में आप देखेंगे कि उस बूथ के चारों तरफ 100 मीटर का एक रेंज होता है और उस रेंज के अंतर्गत किसी भी राजनीतिक दल के लोग या कोई भी व्यक्ति प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, यानी कि वह अवैध रूप माना जाएगा और ऐसा माना जाएगा कि वो आचार संहिता के नियम का उल्लंघन किया। और अंत में अगर देखा जाए तो जिस दिन मत दिया जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया जा सकता है जनता को, ताकि उसको वोट को प्राप्त किया जा सके। अब देखा जाए तो जो सत्ता दल सरकार होते हैं उनको सरकारी योजनाओं बंद हो जाते हैं, सारे चीज़ उनकी ठप हो जाती है और जितने भी वो सरकार अपने विज्ञापन निकालते हैं या वो सारे चीज़ बंद हो जाते हैं या प्रतिबंध हो जाता है। और निजी मीडिया को भी वो संतुलित कवरेज देना चाहता है, मतलब कि वो खुद एक छोटे मोटे मीडिया किसी गायकी के द्वारा, किसी संगीतकार के द्वारा अपने गीत को गा करके या अपने गीत बनवा करके उसे मार्केट में या जनता के प्रति जो है वो कर दिया जाता है। अब देखा जाए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी एमसीसी लागू होता है, यानी कि इसको देखा जाए तो आचार संहिता है ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है आचार संहिता को अंग्रेजी पे। जितने भी सोशल मीडिया है उन सारे सोशल मीडिया पे आप आचार संहिता का ध्यान रखते हुए किसी भी पार्टी के पक्ष में आप अपना पोस्ट नहीं कर सकते हैं या किसी सत्ता आप के विरोध में या आप प्रत्यक्ष अपना जो है नहीं रख सकते हैं वक्तव्यों को। इतने सारे चीज़ होती है और ये सारे आचार संहिता हमें एक सफल चुनाव प्रक्रिया कराने में मदद करता है। अगर चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होती है तो ऐसा माना जाता है कि आचार संहिता सफल रहा, नहीं तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि सत्तारूढ़ दल के नेता अपने अपने अधिकार को लेकर के कभी कभी चीज़ों पे थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखा जाता है और उस स्थिति में आचार संहिता के जो लागू करने वाले होते हैं कभी कभी उनको आचार संहिता उल्लंघन करने के रूप में किसी व्यक्ति को या किसी उम्मीदवार को यह जारी करते हैं, नोटिस जारी करते हैं और उनको उनके जवाब देना होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आचार संहिता यह निर्वाचन से पूर्व लगता है, चाहे यह विधानसभा का चुनाव हो चाहे यह लोकसभा का चुनाव है। यह चुनाव प्रक्रिया जितने दिन चलती है, जितना दिन यह प्रक्रिया का दौरान होता है उस दौरान तक यह लागू रहता है और लागू होने के पश्चात ही इस पे अमल हो जाती है। इस के लागू हो जाने से सरकार कोई भी नई वैकेंसी नहीं ला सकते हैं, वह उनकी शक्ति छिन्न हो जाती है और सत्ता दल नेता की शक्ति छिन्न हो जाने के कारण वह भी आम जो विपक्षी दल होते हैं उनके दल के समान उनके शक्ति समान हो जाती है, यानी कि वह सत्ताहीन हो चुकी है। नाम मात्र वो कहलाते हैं लेकिन वह सत्ताहीन हो चुकी होती है। अब नए सरकार के गठन के पश्चात भी कोई योजनाओं का लागू किया जाएगा या उस योजनाओं में बदलाव किया जाता है। इस स्थिति में ऑल इन ऑल देखा जाए तो निर्वाचन आयोग को माना जाता है और किसी भी प्रकार की जो गतिविधि होती है उन सब चीज़ों के लिए जिला प्रशासन नियंत्रित करते हैं और प्रत्येक जिला में जो निर्वाचन आयोग है वह इस कार्य को निर्वाचन करा करके पूर्ण कराते हैं। और इस निर्वाचन कार्य को कराने के लिए बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे ऐसे
व्यक्ति जो सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों में कार्य करते हैं उनको भी प्रतिनियुक्त किया जाता है और यह प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय तक चलती है। ऐसा माना जाता है कि यह निर्वाचन की प्रक्रिया लगभग 2 से 3 महीनों तक लगातार चलती है। यह निर्वाचन प्रक्रिया आचार संहिता लगने से और परिणाम आने तक प्रभावी रहता है, परंतु यह प्रभावी तब तक रहता है जब तक इनके नए सरकार का गठन ना हो जाए। तो दोस्तों, इन सारी बातों को करते हुए हमने आज इस पे चर्चा किया। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखें, अगर अच्छा लगता है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जुड़िए, शेयर करिए और अपने दोस्तों से साझा करिए ताकि आप तक अच्छे अच्छे ज्ञान बिंदु, ज्ञान की चीज़ें आप तक पहुँचे। और मेरा यही उद्देश्य है कि आपको चीज़ों से जो फैक्ट्स हैं उनसे रूबरू कराएं और फिर आप उन चीज़ों को समझ सकें और आप अपने जीवन में सफल हो सके। इसी शब्दों के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।